एनटीपीसी के एग्जाम में ये 40 प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग एक भी प्रश्न मिस करते तो इस बार एनटीपीसी कट ऑफ में आपका नाम आ पाना मुश्किल हो जाएगा। मैं हूं श्याम और आप सभी लोग देख रहे हो रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल। चलिएगा फिर शुरू करते आज के ये धमाकेदार 40 प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल। अगर आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो बताओ कौन से देश में ये नियाग्रा जलप्रपात स्थित हो जाता है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित हो जाता है यूएसए में, यानी पहले प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि भारत के किस नेता को लोहे पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो बताओ में से कौन से नेता हैं जो लोहे पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहे पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। दूसरे नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि लुम्बिनी स्थल का संबंध किस धर्म से है। तो बताओ कौन से स्थल से ये संबंध रखता है लुम्बिनी। तो लुम्बिनी स्थल का जो संबंध हो जाता है वो बौद्ध धर्म से हो जाता है, यानी 3 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है। तो बताओ इनमें से हम कौन से यंत्र से दूध के घनत्व को मापते हैं। चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लैक्टोमीटर से दूध के घनत्व को मापा जाता है। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 5 है कि भोजन की ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है। तो बताओ कौन सी इकाई में मापते हैं। तो जो भोजन की ऊर्जा होती है इसे कैलोरीज में मापा जाता है। किसमें? कैलोरीज में मापा जाता है। 5 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थल ग्रह कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित जो ग्रह हो जाता है वो हो जाता है शुक्र ग्रह, यानी 6वें नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को किस नाम से जानी जाती हैं। तो बताइए किस नाम से जानी जाती हैं। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो रेखा हैं जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती हैं इन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या? अक्षांश रेखा। 7 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है। तो बताओ कौन हो जाते हैं इसके लेखक। 8 का राइट आंसर आपको बताना है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जो लेखक हो जाते हैं वो कार्ल मार्क्स हो जाते हैं, यानी 8 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी। तो बताओ कब मिली थी बांग्लादेश को आज़ादी। 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बांग्लादेश को जो स्वतंत्रता मिली थी वो 1971 में मिली थी, यानी 9 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कि भारत यूएनओ का सदस्य कब बना। तो बताओ कब बना था। 10 का आंसर आपको बताना कि 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भारत है यूएनओ का जो सदस्य बना था ये 1945 में बना था। 10 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 की एक अश्व शक्ति की मात्रा कितना वाट होता है। तो बताओ कितनी वाट होती है। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक अश्व शक्ति की जो मात्रा होती है वो 746 वाट होती है, यानी 11 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से अभ्यर्थियों को लग रहा होगा कि ये बहुत इजी प्रश्न है। ये इजी नहीं है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि शरीर में ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है। तो बताओ में कौन कार्य करता है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शरीर में ईंधन के रूप में कार्बोहाइड्रेट काम करता है। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 कि भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये सब भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कोलकाता में स्थित है। 13 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। तो बताओ इनमें से इंसुलिन
कहाँ से निकलती है? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंसुलिन का जो स्राव है ये अग्नाशय से होता है। 14 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 15 के भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है? तो बताओ कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपको बताना है भारतीय संविधान में। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 प्रकार की हो जाती हैं। 15 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो बताओ किसने स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 16 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 कि सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा महासागर? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रशांत महासागर हो जाता है सबसे बड़ा महासागर। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो बताओ कब लगाया गया था? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था ये 1829 में लगाया गया था। यानी 18 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 है कि किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो बताओ इनमें से कौन सा मंदिर जाना जाता है ब्लैक पैगोडा के नाम से? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क का सूर्य मंदिर जाना जाता है। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि प्राइम मेडिरियन किस देश के बीच से होकर के गुजरती है? तो बताओ ये कौन से देश से होकर गुजरती है प्राइम मेरिडियन? 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इंग्लैंड से होकर के गुजरती है। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? 21 का आंसर आपको बताना है। तो जो भारत का केंद्रीय बैंक हो जाता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है। 21 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि प्रेरी घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये प्रेरी घास का मैदान? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये यूएसए में स्थित हो जाता है प्रेरी घास का मैदान। 22 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 से कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई है? तो इंडिका पुस्तक है इसको मैगस्थनीज ने लिखा हुआ है। 23 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हो जाते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं। 24 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो बताइए किन दो देशों के बीच में हो जाती है? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच हो जाती है रेड क्लिफ सीमा रेखा। ऑप्शन संख्या ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 23 का, सॉरी प्रश्न संख्या 25 का। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने प्रश्न संख्या 26 में प्रश्न क्या कहता है कि रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित हो जाती है रिहंद नदी घाटी परियोजना? तो इसका संबंध हो जाता है उत्तर प्रदेश से। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में सिविल सर्विस के जन्मदाता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो बताओ किसे मानते हैं? तो भारत में सिविल सर्विस के जो जन्मदाता हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। 27 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है इंडिया गेट? 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंडिया गेट ये नई दिल्ली में स्थित हो जाता है। 28 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 से कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये हुमायूं का मकबरा। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में स्थित हो जाता है। कहाँ पर? दिल्ली में। 29 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 से कि दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीट हैं। तो बताओ कुल कितनी सीटें हैं। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो जो दिल्ली विधानसभा है इसमें जो सीटों की संख्या हो जाती है वो 70 हो जाती है। 30 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 71 से कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो बताओ कब लड़ी गई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। 31 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो बताओ कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35। 32 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 है कि शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था। तो बताओ कहाँ थी शिवाजी की राजधानी। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रायगढ़ हो जाती है शिवाजी की राजधानी। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 से कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है। तो बताओ में से किसके द्वारा ये मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक लिखी गई है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सलमान रुश्दी के द्वारा ये मिडनाइट से चिल्ड्रन पुस्तक लिखी गई है। 34 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 है कि प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो बताओ कौन सा हो जाता है। 35 का राइट आंसर आपको बताना है। तो प्याज का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाता है वो हो जाता है महाराष्ट्र। यानी 35 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 से कि रक्त को थक्का बनाने में किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो बताओ इनमें से रक्त का थक्का बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है ये आपको बताना है। 36 का राइट आंसर तो ये थ्रोम्बोसाइट्स का होता है। 36 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 से कि जिस समय बांग्लादेश का उदय हुआ था उस समय पाकिस्तान का शासक कौन था। तो बताओ कौन था। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जिस समय बांग्लादेश का उदय हुआ था उस समय जो पाकिस्तान का शासक हो जाता है वो अयूब खां था। कौन? अयूब खां। 37 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 से कि फ्यूज तार का गलनांक होना चाहिए। तो बताओ कैसा होना चाहिए फ्यूज तार का गलनांक। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये निम्न होना चाहिए फ्यूज तार का गलनांक। 38 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज है वो की गई थी। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी। 39 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।